चैप्टर नंबर 8 सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 43 43। इस चैप्टर में से 3 नंबर का सेक्शन सी में बड़ा सा प्रश्न पूछता है, तो मेरे हिसाब से इसमें ये सब प्रश्न आने चाहिए, जैसे कि सपुष्पी वनस्पति में लैंगिक जनन समझाइए। अब देखो यहाँ पर सपुष्पी वनस्पति में अथवा तो आवृत बीजधारी वनस्पति में लैंगिक जनन क्या करना है, समझाना है। अब सपुष्पी वनस्पति उसको कहते हैं जिस वनस्पति में क्या होता है, पुष्प उत्पन्न होता है, तो उस वनस्पति को क्या बोलते हैं, सपुष्पी वनस्पति। जैसे हमने पढ़ा था पुष्प के बारे में, किसके बारे में, पुष्प के बारे में। तो पुष्प के बारे में क्या बताया था मैंने कि पुष्प के कितने अवयव होते हैं। तो देखो यहाँ पर ये पुष्प का क्या होता है, बाह्य दल। क्या होता है, बाह्य दल। और ये क्या होता है, दल, जिसको पंखुड़ियां भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पंखुड़ियां। और फिर क्या होता है कि ये होता है पुंकेसर। ये होता है पुंकेसर। ये होता है पुंकेसर। और ये बीच में होता है स्त्रीकेसर। ये होता है स्त्रीकेसर। तो याद रखने का कि पुष्प के कितने भाग, पुष्प के कितने अवयव होते हैं अथवा पुष्प के कितने अंग होते हैं। तो आपको लिखने का कि बाह्य दल, दल यानी पंखुड़ियां। दूसरा क्या होता है, पुंकेसर। और चौथा होता है स्त्रीकेसर। अब क्या होता है कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो पुंकेसर जो है वो पुष्प का नर जनन अंग है। और स्त्रीकेसर जो है वो पुष्प का मादा जनन अंग है। अब क्या होता है कि जनन अंग के आधार पर पुष्प के कितने प्रकार, 2 प्रकार। जनन अंग के आधार पर पुष्प के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। एक होता है एकलिंगी पुष्प और दूसरा होता है उभयलिंगी पुष्प, जिसको द्विलिंगी पुष्प भी कहते हैं। क्या होता है, इसको द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो याद रखने का कि जनन अंग के आधार पर पुष्प के कितने प्रकार, 2 प्रकार। एक एकलिंगी पुष्प यानी जिस पुष्प में पुंकेसर या स्त्रीकेसर में से कोई एक होता है तो उसको बोलते हैं एकलिंगी पुष्प। आपको लिखने का जिस पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर में से कोई एक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एकलिंगी पुष्प। उदाहरण आ जाएगा इसमें तरबूज और पपीता। अच्छा, जिस पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं तो उस पुष्प को उभयलिंगी पुष्प अथवा द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे गुड़हल, सरसों, ये सब क्या है, उभयलिंगी पुष्प है। कैसे पुष्प है? उभयलिंगी पुष्प। अब मैंने आपको बताया कि जो
है तो पुष्प में क्या होता है, जो पुंकेसर है, पुंकेसर नर जनन अंग है। क्या है? नर जनन अंग है। अब इसमें क्या होता है कि पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? दो। एक होता है तंतु, क्या होता है? तंतु होता है, और एक होता है परागकोश। क्या होता है? परागकोश होता है। और स्त्री केसर जो होता है वो स्त्री केसर कहां पर होता है? बीच में। इसमें क्या होता है कि जो इसका बीच वाला भाग है, जो नीचे का भाग है वो उभरा हुआ होता है, और कैसा होता है? फूला हुआ। कैसा होता है? फूला हुआ होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय कहते हैं। और जो ये वाला भाग है इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। वर्तिका यानी पराग वाहिनी, पराग वाहिनी। और जो ये आगे का भाग है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, जिसको बोलते हैं परागाशय, परागाशय कहते हैं। तो आपको याद रखने का कि पुंकेसर जो है वो पुष्प का कैसा भाग है? नर जनन अंग है। पुंकेसर में क्या होता है? उसके दो भाग होते हैं, एक होता है तंतु और एक होता है परागकोश। अब रहता है स्त्री केसर जो होता है वो पुष्प का मादा जनन अंग है, जो कहां पर होता है? बीच में। क्या होता है? बीच में होता है। अच्छा, उसका जो नीचे वाला भाग है वो फूला हुआ होता है, जिसको क्या बोलते हैं? अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। और जो उसके मध्य वाला भाग है नली जैसा होता है उसको बोलते हैं वर्तिका, और उसके आगे वाले भाग को बोलते हैं वर्तिकाग्र। अब क्या होता है कि दो तरह का परागण होता है। दो तरह का क्या होता है? परागण। एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण किसको बोलते हैं कि उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आए तो उसको बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं उसको? स्वपरागण कहते हैं। यानी परागण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है क्या? स्वपरागण, और दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है कि उसी पुष्प का क्या होता है? मैंने परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आता है तो उसको बोलते हैं स्वपरागण। अगर दूसरे पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आता है तो उसको बोलते हैं परपरागण। अच्छा, परपरागण की क्रिया जो होती है वो हवा, पानी और कीटक के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? हवा, पानी और कीटक के द्वारा होती है। अब क्या होता है कि ये जो परागकोश है, ये परागकोश क्या बनाता है? परागकण। अब ये परागकण क्या होते हैं कि परागण के द्वारा, परागण यानी स्वपरागण अथवा परपरागण के द्वारा क्या करते हैं? वर्तिकाग्र पर आते हैं। कहाँ पर आते हैं? वर्तिकाग्र पर। और वर्तिकाग्र पर आकर एक नली बनाते हैं, ऐसी नली बनाते हैं जिसको बोलते हैं पराग नलिका। पराग नलिका कहते हैं। अब ये पराग नलिका अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है, बीजांड तक क्या करती है? वृद्धि करती है। बीजांड तक क्या करती है? वृद्धि करती है। क्या करती है? बीजांड तक क्या करती है? वृद्धि करती है। क्यों? क्योंकि ये जो बीजांड है, ये बीजांड के अंदर मादा युग्मक होता है। क्या होता है? मादा युग्मक। तो बीजांड तक क्या करती है? वृद्धि करती है। क्यों वृद्धि करती है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? तो मैंने आपको बताया मादा युग्मक। क्या होता है? मादा युग्मक होता है। अब ये परागकण जो है, ये परागकण क्या उत्पन्न करता है? नर युग्मक। और वो नर युग्मक इस पराग नलिका के द्वारा बीजांड के अंदर रहे मादा युग्मक से क्या करता है? फलन करता है। और फलन करता है तो क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज यानी फलितांड बनता है। और ये फलितांड बाद में बीज में बदल जाता है। यानी ये जो बीजांड है वो किस में बदल जाता है? बीज में। किस में बदल जाता है? बीज में। और इस बीज को जमीन में बोने पर उसमें से नया पौधा विकसित होता है। और ये जो अंडाशय है, ये अंडाशय विकसित होकर फल में बदल जाता है। तो आपको याद रखने का, ये बीजांड किस में बदल जाता है? बीज में विकसित होकर।
और अंडाशय जो है वो विकसित होकर किसमें बदल जाता है? फल में। किसमें बदल जाता है? फल में बदल जाता है। तो आपको याद रखने का कि सबसे पहला पॉइंट, पुष्प के कितने अंग होते हैं? तो मैंने आपको बताया बाह्य दल, दल बराबर पुंकेसर, स्त्री केसर। अच्छा, पुंकेसर और स्त्री केसर वो पुष्प के जनन अंग है। उनके आधार पर पुष्प के कितने प्रकार? दो। पहला नंबर एक मैंने बताया कि एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प यानी जिस पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक होता है तो उसको बोलते हैं क्या? एक लिंगी पुष्प। लेकिन जिस पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक साथ होते हैं उसको बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प अथवा द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि क्या था मैंने कि जो पराग यानी पुंकेसर है, पुंकेसर में दो भाग होते हैं, एक होता है तंतु और दूसरा पराग कोश। अच्छा, स्त्री केसर जो है, स्त्री केसर के कितने भाग? तीन। नीचे वाला भाग जो होता है तली वाला वो फूला हुआ उभरा हुआ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? अंडाशय। बीच वाला मध्य वाला भाग नली जैसा होता है उसको बोलते हैं वर्तिका और आगे के भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। अब दो प्रकार के परागण होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है कि उसी पुष्प का पुंकेसर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर आए तो वो कहलाता है स्वपरागण। परपरागण जो होता है कि दूसरे पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आए तो उसको बोलते हैं परपरागण। परपरागण किसके द्वारा होता है? हवा, पानी और कीटक के द्वारा। अच्छा, परागकण जो होते हैं वो परागकण क्या करते हैं कि वर्तिकाग्र पर आते हैं। कहाँ पर आते हैं? वर्तिकाग्र पर। और वर्तिकाग्र पर आकर एक नली बनाते हैं जिसको बोलते हैं क्या? पराग नलिका। ये पराग नलिका बीजांड तक क्या करती है? वृद्धि करती है। क्यों? क्योंकि बीजांड के अंदर क्या होता है? मादा युग्मक। क्या होता है? मादा युग्मक होता है। अब ये परागकण नर युग्मक उत्पन्न करता है और ये नर युग्मक इस पराग नलिका के द्वारा बीजांड में रहे मादा युग्मक से क्या करता है? फलन करता है। फलन करता है, जुड़ जाता है, जिससे युग्मनज बनता है यानी फलितांड बनता है। और ये फलितांड बाद में किसमें बदल जाता है? बीज में। बीज में कैसे बदल जाएगा? ये पूरा का पूरा बीजांड किसमें बदल जाएगा? बीज में। और जो अंडाशय है वो क्या होता है कि फल में बदल जाता है। फिर इस बीज को जमीन में क्या करते हैं? बोते हैं तो उसमें से नया पौधा विकसित होता है। इस प्रकार से सपुष्पी वनस्पति में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। अब इसी में एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि पुरुष का प्रजनन तंत्र, तो आपको ऐसा प्रश्न पूछे कि पुरुष का जनन तंत्र आकृति बनाकर क्या करिए? समझाइए। तो आपको लिखने का कि पुरुष के जनन तंत्र में एक जोड़ी क्या होते हैं? वृषण। एक जोड़ी क्या होते हैं? वृषण होते हैं। तो पुरुष के जनन तंत्र में एक जोड़ी क्या होते हैं? वृषण। तो एक जोड़ी वृषण होते हैं। तो पुरुष के जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण कहां पर? वृषण थैली में। कहां पर? वृषण थैली में, यानी दोनों पैरों के बीच में आए वृषण थैली में लगे होते हैं। पुरुष के जनन तंत्र में एक जोड़ी क्या होता है? वृषण। वृषण थैली में। कौन सी थैली में? वृषण थैली में, यानी दोनों पैरों के बीच में आए वृषण थैली में क्या होते हैं? लगे होते हैं। अच्छा, ये क्या होता है कि ये जो वृषण है वो अंडाकार आकार के होते हैं। कैसे आकार के होते हैं? अंडाकार आकार के होते हैं। कैसे आकार के होते हैं? अंडाकार आकार के होते हैं। और ये क्या करते हैं कि वृषण शुक्राणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? शुक्राणु का निर्माण करते हैं। तो आपको याद रखिएगा, वृषण किसका निर्माण करते हैं? शुक्राणु का निर्माण करते हैं। अब क्या होता है कि ये जो शुक्राणु है, ये शुक्राणु का वहन, इस शुक्राणु का वहन क्या होता है? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका, ये जो शुक्रवाहिका है, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका और शिश्न के द्वारा होता है। शुक्रवाहिका और किसके द्वारा होता है? तो शिश्न के द्वारा इसका वहन होता है। आपको लिखने का शुक्रवाहिका और शिश्न के द्वारा इसका क्या होता है? वहन होता है। क्या लिखने का आपको? शिश्न के द्वारा इसका क्या होता है? वहन होता
है। फिर से समझ लो यहाँ पर क्या था मैंने कि पुरुष का जनन तंत्र, तो आपको लिखने का पुरुष के जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण यानी दो बड़ा, जिसको बोलते हैं शुक्रपिंड। क्या बोलते हैं? शुक्रपिंड बड़ा दोनों पैरों के बीच में आए वृषण थैली में लगे होते हैं। अच्छा, वृषण जो होते हैं यानी शुक्रपिंड वो अंडाकार आकार के होते हैं और शुक्राणु का क्या करते हैं? निर्माण। ये वृषण थैली का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है, जो शुक्राणु निर्माण की क्रिया के लिए अनुकूल होता है, यानी शुक्रकोश बनाने के लिए कैसा होता है? अनुकूल होता है। अब ये जो वृषण जो शुक्राणु का क्या करते हैं? निर्माण, उस शुक्राणु का निर्माण शुक्रवाहिका और शिश्न के द्वारा होता है। अब क्या होता है कि जो क्या है? ग्रंथि है, जो जनन ग्रंथियां हैं वो क्या उत्पन्न करती है? अंतःस्राव। ये अंतःस्राव क्या करते हैं कि इस शुक्राणु के साथ मिल जाते हैं, यानी जनन ग्रंथि क्या उत्पन्न करती है? अंतःस्राव। जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, ये क्या उत्पन्न करती है? अंतःस्राव। और ये अंतःस्राव इस शुक्राणु के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वीर्य का निर्माण करते हैं। वीर्य का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। आपको याद रखने का, वीर्य का निर्माण करते हैं। अच्छा, पुरुष के अंदर मूत्र त्याग का मार्ग और जनन कोष के त्याग का मार्ग दोनों एक ही होता है। दोनों कैसे होते हैं? एक ही होते हैं। तो इतना आपको बोले पुरुष का जनन तंत्र, तो आपको इतना लिखना रहता है। अब आता है स्त्री का जनन तंत्र। इसका जनन तंत्र, स्त्री का जनन तंत्र। तो देखो यहाँ पर स्त्री के जनन तंत्र में क्या होता है कि स्त्री का जनन तंत्र जनन तंत्र, तो स्त्री के जनन तंत्र में क्या होता है? एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी जो अंडाशय है वो उदर गुहा में आए होते हैं, उदर गुहा में आए होते हैं। तो स्त्री के अंदर एक जोड़ी अंडाशय कहाँ पर आए होते हैं? उदर गुहा में आए होते हैं। अब क्या होता है कि लड़की के जन्म के समय इस अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं। हजारों अपरिपक्व क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं, जो तरुणावस्था में परिपक्व बनते हैं। जो तरुणावस्था में क्या होते हैं? परिपक्व बनते हैं। अब प्रत्येक माह अंडाशय जो होता है वो एक अंडाणु मुक्त करता है। एक अंडाणु क्या करता है? मुक्त करता है। प्रत्येक माह अंडाशय जो होता है वो एक अंडाणु क्या करता है? मुक्त करता है। जो क्या करता है कि अंडवाहिका के द्वारा, किसके द्वारा? अंडवाहिका में क्या करता है? प्रवेश करता है। तो ये अंडवाहिका में क्या करता है? प्रवेश करता है। तो ये अंडवाहिका में क्या करता है? प्रवेश करता है। अंडवाहिका में क्या करता है? प्रवेश करता है। अब दोनों तरफ की अंडवाहिका मध्य भाग में उल्टे त्रिभुज आकार की थैली जैसी क्या बनाती है? रचना, जिसको क्या बोलते हैं? गर्भाशय, जिसे गर्भाशय कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गर्भाशय कहते हैं। आपको याद रखने का, उल्टे त्रिभुज आकार की क्या बनाती है? रचना, जिसको क्या बोलते हैं? गर्भाशय। अब ये क्या होता है? ये गर्भाशय सक्रिय ग्रीवा के द्वारा, तो आपको याद रखने का, ये गर्भाशय इस सक्रिय ग्रीवा के द्वारा योनि मार्ग में खुलता है। योनि मार्ग में खुलता है और योनि मार्ग योनि द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। शरीर के कहाँ खुलता है? बाहर खुलता है। तो इस प्रकार से स्त्री का जनन तंत्र होता है। आपको लिखने का, स्त्री के जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी उदर गुहा में आए होते हैं। अच्छा, लड़की के जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व क्या होते हैं? अंडाणु।
जो तरुणावस्था में क्या होते हैं, परिपक्व बनते हैं। और प्रत्येक माह अंडाशय एक अंडाणु क्या करता है, मुक्त करता है। ये अंडाणु इस अंडवाहिका में क्या करता है, प्रवेश करता है। दोनों तरफ की अंडवाहिका मध्य भाग में थैली जैसी क्या बनाती है, रचना, यानी त्रिभुज आकार की, उल्टे त्रिभुज आकार की थैली जैसी क्या बनाती है, रचना, जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय सक्रिय ग्रीवा के द्वारा योनि मार्ग में खुलता है और योनि मार्ग योनि द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। आज में शरीर के क्या खुलता है, बाहर खुलता है। अच्छा, स्त्री के अंदर क्या होता है कि मूत्र त्याग का मार्ग और जनन कोष के त्याग का मार्ग दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अब इसी में आपको पूछे कि रजोदर्शन अथवा ऋतुस्राव, क्या लिखना है आपको, रजोदर्शन। स्त्री में क्या पूछेगा आपको कि स्त्री के अंदर ऋतुस्राव अथवा तो रजोदर्शन समझाओ। रजोदर्शन क्या करो, समझाओ। तो आपको लिखने का कि क्या लिखने का कि लड़की के जन्म के समय क्या होता है कि ये अंडाशय में हजारों अपरिपक्व क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं, जो तरुणावस्था में क्या होते हैं, परिपक्व बनते हैं। और प्रत्येक माह अंडाशय एक अंडाणु मुक्त करता है। अब ये अंडाणु जो है, वो अंडाणु क्या करता है कि इस अंडवाहिका में क्या करता है, प्रवेश करता है। तब ये गर्भाशय की दीवार गर्भ स्थापन की तैयारी शुरू कर देती है, यानी कि गर्भ रह जाए, इसकी तैयारी क्या करती है, शुरू कर देती है। यानी गर्भाशय की दीवार स्पॉन्जी और मुलायम बन जाती है। लेकिन इस दौरान फलन ना हो, यानी कि ये शुक्राणु जो है, ये योनि द्वार के द्वारा जो शुक्राणु क्या करता है, प्रवेश, ये हमेशा ऊपर गति करता है। और ऊपर गति करके कहां पर जाता है, तो ये कहां पर जाएगा, अंडवाहिका में, और जाकर किससे जुड़ेगा, अंडाणु से। ये जो शुक्राणु है, ये योनि द्वार के द्वारा क्या करेगा, प्रवेश, और ऊपर गति करेगा। और ऊपर गति करके अंडवाहिका के अंदर जो अंडाणु है उससे क्या करता है, जुड़ जाता है, यानी फलन करता है। लेकिन इस दौरान फलन न हो, यानी किसी कारण वो जुड़े नहीं। तो ये गर्भ स्थापन के लिए जो तैयार हुई क्या है, दीवार, ये दीवार क्या होती है, टूटती है। ये दीवार क्या होती है, टूटती है। और टूटी हुई दीवार क्या होता है, रुधिर के साथ इस योनि मार्ग में से क्या होती है, बाहर निकलती है। और जिसको बोलते हैं ऋतुस्राव कहते हैं। अच्छा, लड़कियों में ऋतुस्राव 2 से 8 दिन तक रहता है, 8 दिन तक रहता है। ऋतुस्राव का समय का 1 माह का होता है, यानी 1 महीने का होता है। हर 1 महीने पर ऋतुस्राव आता है। लेकिन जब स्त्री 45 से 50 वर्ष की उम्र में पहुंच जाती है, तब उसमें ऋतुस्राव आना क्या होता है, बंद हो जाता है। और तब वो गर्भ धारण करने की क्षमता क्या करती है, खो देती है। तो उसको बोलते हैं रजोनिवृत्ति। क्या बोलते हैं, रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो लिखने का क्या बोलते हैं उसको, रजोनिवृत्ति अथवा मेनोपोज बोलते हैं, मेनोपोज कहते हैं। तो ऐसा आपको लिखने का। अच्छा, कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछता है कि गर्भ धारण से जन्म तक की प्रक्रिया क्या करो समझाओ। तो आपको लिखने का क्या लिखने का कि ये जो योनि मार्ग में योनि द्वार के द्वारा जो शुक्राणु क्या करता है, प्रवेश करता है, वो शुक्राणु हमेशा ऊपर की तरफ क्या करता है, गति करता है। और जो अंडवाहिका में क्या है, अंडाणु, उससे क्या करता है, जुड़ जाता है। उससे क्या करता है, जुड़ जाता है, यानी फलन हो जाता है, जिससे फलित अंडाणु हो जाता है। अंडाणु कैसा हो जाता है, फलित। जब अंडाणु से शुक्राणु जुड़ जाएगा तो अंडाणु कैसा हो जाएगा, फलित। अब जो फलित अंडाणु है वो क्या होता है कि ये गर्भाशय में स्थापित होता है। गर्भाशय में क्या होता है, स्थापित होता है। और अनेक बार क्या होता है, उसका विभाजन होता है। अनेक बार क्या होता है, उसका विभाजन होता है, जिसके कारण एक गेंद जैसी क्या बनती है, रचना। और उसको क्या बोलते हैं, गर्भ। क्या बोलते हैं, गर्भ कहते हैं अथवा भ्रूण कहते हैं। और ये गर्भ जो है वो गर्भाशय की दीवार के साथ एक विशेष रचना से जुड़ा होता है, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा।
अथवा जरायु कहते हैं। क्या होते हैं इसको? जरायु। और इस प्लेसेंटा के द्वारा इस गर्भ को गर्भाशय की दीवार में से पोषण प्राप्त होता है और गर्भाशय के अंदर गर्भ का 9 महीने तक क्या होता है? विकास होता है। और जब ये विकास पूरा हो जाता है तो ये गर्भाशय की दीवार क्या होती है? उसका लयबद्ध संकोचन होता है और गर्भ का क्या होता है? जन्म होता है। तो इस प्रकार से गर्भधारण से लेकर जन्म तक की क्या होती है? अवस्था होती है। तो आपको क्या लिखने का? फिर से देख लो यहाँ पर क्या बताया मैंने कि ये जो शुक्राणु है योनि द्वार के द्वारा क्या करता है? प्रवेश। और प्रवेश करके हमेशा कहा जाता है ऊपर। और जो अंडवाहिका है उस अंडवाहिका के अंदर जो अंडाणु है उससे फलन करता है, जिससे अंडाणु कैसा हो जाता है? फलित। और ये फलित अंडाणु गर्भाशय के अंदर स्थापित होता है। पर इस फलित अंडाणु का अनेक बार क्या होता है? विभाजन। विभाजन होने से गेंद जैसी क्या बनती है? रचना, जिसको गर्भ या भ्रूण कहते हैं। और ये गर्भ गर्भाशय की दीवार के साथ एक विशेष रचना से जुड़ा होता है जिसे प्लेसेंटा या जरायु कहते हैं। इस प्लेसेंटा या जरायु के द्वारा बराबर इस गर्भ को गर्भाशय की दीवार में से पोषण प्राप्त होता है और उसका 9 महीने तक इस गर्भाशय के अंदर क्या होता है? विकास होता है। और जब गर्भ का 9 महीने के बाद विकास पूरा हो जाता है तो ये गर्भाशय की दीवार का लयबद्ध क्या होता है? संकोचन और गर्भ का जन्म होता है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो कई बार इस चैप्टर में से ये प्रश्न पूछा जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या करिए? समझाइए। जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी क्या है? समस्या है। विश्व में जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी क्या है? समस्या। पर क्या बताया मैंने कि हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब को पार कर गई है, यानी 1 अरब 37 करोड़ जनसंख्या है। 1 अरब को क्या कर गई है? पार कर गई है। बार बार माता का गर्भवती होना उसके स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक। इसलिए कुछ वैज्ञानिक उपाय खोजे गए। कुछ क्या खोजे गए? वैज्ञानिक उपाय। तो इसमें पहला आता है हमारा गर्भ निरोधक साधन। पहला आता है गर्भ निरोधक साधन। तो गर्भ निरोधक साधन में क्या होता है कि पुरुष के लिए और स्त्री के लिए साधन बनाए गए। क्या बनाए गए? साधन। तो फिर से यहाँ पर क्या था मैंने कि गर्भ निरोधक साधन में क्या होता है कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए पुरुष के लिए कुछ साधन बनाए गए, जैसे निरोध। और स्त्री के लिए कॉपर टी और आंकड़ी। कॉपर टी में क्या होता है कि ये जो योनि द्वार है, इस योनि द्वार के अंदर ऐसे कॉपर टी यानी क्या करते हैं कि ये कॉपर टी को फिट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये शुक्राणु जो है वो क्या होता है कि योनि मार्ग में प्रवेश करता है नहीं। तो सबसे पहला जनसंख्या को रोकने के लिए पहला उपाय खोजा गया गर्भ निरोधक साधन। गर्भ निरोधक साधन में पुरुष के लिए निरोध बनाया गया और स्त्री के लिए कॉपर टी और आंकड़ी का उपयोग करते हैं। दूसरा आता है क्या? तो दूसरा आता है रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय में क्या होता है कि स्त्री जो होती है वो गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करती है। गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करती है। गर्भ न रहे इसलिए गर्भ निरोधक गोलियों का क्या करती है? सेवन करती है। तो याद रखने का कि स्त्री जो होती है वो गर्भ न रहे इसलिए गर्भ निरोधक गोलियों का क्या करती है? सेवन करती है। फिर तीसरा आता है शल्य क्रिया। शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन। शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या होता है कि पुरुष के अंदर क्या करते हैं कि शुक्र वाहिका को काट कर बांध दिया जाता है। शुक्र वाहिका को काट कर क्या करते हैं? बांध देते हैं, जिससे शुक्राणु का वहन रुक जाता है और इस क्रिया को वासेक्टोमी कहते हैं अथवा तो नसबंदी कहते हैं। तो याद रखने का कि शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन के अंदर, ऑपरेशन में क्या होता है कि पुरुष के अंदर ये जो शुक्र वाहिका है, इस शुक्र वाहिका को काट कर क्या करते हैं? बांध देते हैं। शुक्र वाहिका को काट कर क्या करते हैं? बांध देते हैं,
जिससे क्या होता है कि शुक्राणु का वहन रुक जाता है। शुक्राणु का जो वहन है वो वहन क्या होता है, रुक जाता है। तो उसको बोलते हैं वासेक्टोमी अथवा तो क्या बोलते हैं, नसबंदी। उसी प्रकार से स्त्री के अंदर क्या करते हैं कि अंडवाहिका को क्या करते हैं, काट कर बांध देते हैं, जिससे अंडाणु का वहन जो है वो अंडाणु का वहन रुक जाता है। और इस क्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इस क्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो याद रखने का कि स्त्री के अंदर क्या करते हैं कि जो ये अंडवाहिका है, इस अंडवाहिका को काट कर क्या करते हैं, बांध देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो अंडाणु है वो अंडाणु का वहन क्या होता है, रुक जाता है। तो अंडाणु का वहन क्या होता है, रुक जाता है। और इस क्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण किया जाता है। फिर से देखो यहाँ पर, जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी क्या है, समस्या है। विश्व में जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी क्या है, समस्या। पर क्या बताया मैंने कि हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब को पार कर गई है, यानी 1 अरब 37 करोड़ जनसंख्या है, 1 अरब को क्या कर गई है, पार कर गई है। बार बार माता का गर्भवती होना उसके स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक। इसलिए कुछ वैज्ञानिक उपाय खोजे गए। कुछ क्या खोजे गए, वैज्ञानिक उपाय। तो वैज्ञानिक उपाय में क्या किया गया कि नंबर 1, गर्भनिरोधक साधन। गर्भनिरोधक साधन में क्या होता है कि पुरुष के लिए निरोध बनाया गया और स्त्री के लिए कॉपर टी और आकड़ी बनाया गया। दूसरा आता है रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय में क्या होता है कि स्त्री गर्भ न रहे, इसलिए गर्भ निरोधक गोलियों का क्या करती है, सेवन करती है। नंबर 3, शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि पुरुष में शुक्रवाहिका को काट कर क्या करते हैं, बांध देते हैं, जिससे शुक्राणु का वहन रुक जाता है। और इस क्रिया को वासेक्टोमी अथवा तो नसबंदी कहते हैं। उसी प्रकार से स्त्री के अंदर अंडवाहिका को काट कर क्या करते हैं, बांध देते हैं, जिससे अंडाणु का वहन क्या होता है, रुक जाता है। और इस क्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। और इस प्रकार से जनसंख्या को नियंत्रण किया जाता है।